नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में जीके की क्लास पढ़ रहे हैं। और इस जीके की क्लास में मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं। आपको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और यूपीएसआई की वैकेंसी आने से पहले ही हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसको समझाते समझाते आज हमारा 27वां दिन है, यानी इससे पहले मैं 26 दिन में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत सारा आइडियाज लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन सा सिलेबस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इन सारी चीजों को जान सकते हैं अगर आपने ये क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो आप अब देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे आपको रोजाना 12:30 बजे क्लास देते हैं जीके की, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास में जो क्लासेस हैं वो आपकी सबसे पहले रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 7 बजे। आप सुबह 7 बजे हमारे साथ में यूपीएसआई के लिए रीजनिंग पढ़ सकते हैं। 12:30 बजे आपको मेरी क्लास मिलती है, जिसमें मैं आपको जीके पढ़ा ही रहा हूँ। इसके बाद आपको शाम को 8 बजे जो क्लास मिलेगी वो आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, और जो यादबिन सर के द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, और आपको वहां पर मैथ्स के सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। बाकी आप इसमें 9 बजे हमारे साथ में हिंदी की क्लासेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी की क्लासेस राज बहादुर सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। यहां पर अगर आप हिंदी की क्लासेस लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बाकी आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा जो बैच लॉन्च किया गया था, चाणक्य बैच, और ये चाणक्य बैच आपका स्टार्ट भी हो चुका है, कई सारी क्लासेस भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं। और आप यहाँ पे इस क्लासेस को लेने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है बाईएससी ऐप। और बाईएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ पर क्या करेंगे, नए हैं तो रजिस्टर करेंगे, पुराने हैं तो लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप हमारे बैचेस को देखेंगे, जिसमें बैच में सबसे पहले आपको दिखेगा चाणक्य बैच, और इस चाणक्य बैच को आप खरीद सकते हैं। रेट आपको क्या दिखाई दे रही है, 599 रुपए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये आपको और भी सस्ता मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास में एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो आपका रक्षाबंधन स्पेशल रहा था, लेकिन ये आपका जन्माष्टमी तक रहने वाला है। R50 आप कोड लगाते हैं, R50 कोड को यूज करने के बाद ये जो प्राइस है वो 50% घट जाएगा, यानी 599 रुपए का बैच आपको मात्र 299 रुपए में मिल जाएगा। और इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि 50% डिस्काउंट मिलने के बाद ये केवल 300 रुपए में मिल रहा है, और 300 में भी 1 रुपया कम है। और ये पूरी टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से आपको पढ़ाने वाली है। और इनके कंटेंट को आप देखोगे तो कंटेंट के बाद में आप खुद सोचोगे कि हाँ, एक ऐसा कंटेंट है जो वास्तव में यूपीएसआई को टारगेट करता है, जो वास्तव में यूपीएसआई को क्वालिफाई करने में दम रखता है। तो आप ऐसा बैच चाहते हैं जो केवल यूपीएसआई के पर्पज से बनाया गया हो, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में, क्योंकि इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, कहां मिलने वाला है बता दिया मैंने, बाईएससी ऐप पर मिलने वाला है। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, जो कि आपकी रोजाना चल रही हैं यूपीएसआई जीएस के लिए। इसमें मैं आपको रोजाना क्वेश्चंस कराता हूं, 20 से 21 क्वेश्चंस रहते हैं, जो केवल जीके के रहते हैं। और इन जीके के क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करता हूं और आपको यहां पे समझाता हूं। बाकी आपको एक चीज और बता दूं, आप मेरे साथ में जब भी बैठे तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, जिससे आप उन चीजों को नोट कर पाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। अगर आप उन चीजों को नोट करते हैं तो अगर बाद में आप रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं से याद हो सकते हैं। बाकी आपको मैं जो क्वेश्चंस यहां पे बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को भी आप यहां पे अच्छे से देखें, उनके आंसर भी दें। आप बाद में ये भी बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और हर आंसर का आप यहां पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, और पहला ही क्वेश्चन आपका बायो से आ चुका है। और पहला कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस रोग के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से कौन से किस कारण से होता है। बैक्टीरिया की वजह से आपका हेपेटाइटिस हो जाता है, फंगस की वजह से होता है, या प्रोटोजोआ की वजह से होता है, या फिर कह सकते हैं वायरस की वजह से हो सकता है। तो आप बताइए किसकी वजह से होता है। मैं बता देता हूं कि हेपेटाइटिस के कई सारे टाइप होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेपेटाइटिस के कितने टाइप होते हैं, तो आप बता सकते हैं हेपेटाइटिस ए,
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और हेपेटाइटिस ई। ये 4-5 प्रकार के हेपेटाइटिस रोग होता है। इसके कई सारे रीजन होते हैं, तो आपको एक इन चारों में से एक बताना ही है। बाकी मैं बता दूं कि रीजन शराब की वजह से भी हो सकता है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से भी आपको हेपेटाइटिस रोग हो सकता है, अत्यधिक दवाइयां लेने से भी आपको हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। प्रिंस ने बताया है ए और अनुराग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो जो अनुराग ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि वायरस के कारण, यानी वायरस के कारण ये रोग होता है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये जो रोग है ये कई सारे टाइप में होता है, ए बी सी डी और ई, और इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख रीजन आपका शराब भी है, यानी दवाइयां भी हैं, इनकी वजह से भी रोग हो सकता है। बाकी आपको ये किस पर इफेक्ट डालता है तो आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट किस पर डालता है, वो लीवर पर इफेक्ट डालता है। और लीवर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने की वजह से हमारा लीवर जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बाकी मैंने आपको यहां पे बहुत सारी चीजें लिख के दी हैं। हेपेटाइटिस कैसी बीमारी है जो लीवर में सूजन का कारण बनती है, और ये कई अलग अलग कारण से हो सकती है। तो पहला आपको दिया है वायरस, फिर दिया है शराब, और इसके बाद में दिया है ऑटो इम्यून बीमारी या फिर कई दवाइयां। ठीक है, ए बी सी डी ई इनके सबके बारे में लिखा है। आप जब पीडीएफ लेंगे तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में बहुत सारी जातियां रहती हैं, और उन बहुत सारी जातियों में हमारे पास में एक जाति, एक हमारे पास ग्रुप है जिसे हम एससी कहते हैं, एक एसटी है और एक ओबीसी है। ठीक है, अब इनकी स्थितियों की जांच करनी है। ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो इन चीजों के बारे में जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करा जाता है। क्या किया जाता है? एक आयोग नियुक्त किया जाता है, एक कमीशन नियुक्त किया जाता है, जो अनुसूचित जाति की या फिर एसटी की या फिर अदर बैकवर्ड जो होते हैं उनकी, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी सामाजिक नीतियों को बनाने के लिए, उनके आर्थिक नीतियों के बारे में जानने के लिए, उनके ऊपर जो योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाता है। उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी जो आयोग नियुक्त हो रहा है, जिसके अंदर स्थितियों की जांच हो रही है, इसको नियुक्त करने का अधिकार किसको है? ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। आप बताइए किसके अंतर्गत, यानी किसके अंडर में ये होता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसका जो गठन होगा, इसका जो स्थापना होगी, वो आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति के लिए कमीशन का गठन किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर है 338, और इस आयोग को नियुक्त करने का अधिकार किसी के पास है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी के पास में। तो कितनों ने आंसर दिया है? अनुराग कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा। अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3rd। क्या कहता है? आपके पास में कई सारे विटामिन होते हैं, ठीक है, और विटामिन में उनके कई नाम होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, और इन केमिकल नेम के बारे में ही यहां पे पूछा जा रहा है। एक केमिकल नेम है जिसे कहा जाता है फाइलोक्विनोन। क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है। अब हमें बताना है कि हमारे पास में जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसे हम फाइलोक्विनोन कह सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा? प्रिंस ने तो आंसर दे दिया सेकंड का डी, लेकिन अब 3rd चल रहा है। बेटा 3rd का दो। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है फाइलोक्विनोन जो है ये किस विटामिन का एक नाम है, यानी केमिकल नेम है। बताइए। और मैं आपको बता दूं कि जो फाइलोक्विनोन है ये हड्डियों को मजबूत करने में काम आता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने में काम आता है। तो आप क्या बताएंगे? जब ब्लड क्लॉटिंग का मैंने नाम लिया तो तुरंत कह दोगे कि ये विटामिन के की बात कर रहा है, और विटामिन के में एक प्रकार है जिसे हम विटामिन K1 कहते हैं, और ये फाइलोक्विनोन जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है आपका विटामिन के। ठीक है, तो आंसर दिया है प्रिंस ने और अनुराग कुमार ने दिया है बी। तो इसी के साथ में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन K1 जिसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आपके कभी भी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में आप देखते हैं जो ब्लड निकल रहा है
धीरे 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 करके वो एक पूरी परत जम जाती है, जिससे ब्लड का क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। और जो ब्लड क्लॉटिंग है वो क्या करती है, उस ब्लड को रोकने का काम करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड बाहर ज्यादा नहीं निकलता। अब ज्यादा चोट लग जाएगी तो भाई उसे टाइम लगता है, इसी वजह से वो ब्लड तब तक ज्यादा बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर कम चोट है तो उसको वो तुरंत ही सही करने में, यानी उसको हील करने में काम करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब कंप्यूटर की बात कर लेते लाते होंगे, और जब कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद में या फिर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हैंगिंग प्रॉब्लम है, या कभी कभी क्या करते हैं कि एक आदत भी बन जाती है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन करने के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। सभी लोग करते होंगे, जितने भी कंप्यूटर यूज करते होंगे, तो ऑन होते ही हम उसको रिफ्रेश करने लग जाते हैं। या फिर मान लीजिए हम कभी कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो डाउनलोड करने के टाइम पे भी हमें लगता है कि ये ज्यादा देर लगा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, उसे रिफ्रेश करने लग जाते हैं। तो रिफ्रेश जो होता है वो इनमें से किस की के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चाहे वो एक्टिव विंडो हो, भले ही एक्टिव क्यों ना हो, तब भी हम उसको क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। बाकी मैं आपको एक दिखाई देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक एक्टिव विंडो है, ये भी तो विंडो ही है, और विंडो में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे माउस नहीं है इसलिए यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन आता है ये रिफ्रेश का, तो हम बार बार क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं ना। अब इस रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास में शॉर्टकट की होती है, जो कि आपके किस में होती है, कीबोर्ड में होती है, और इस की का नाम होता है F5, जो कि एक फंक्शन की कहलाती है। फंक्शन की में 5 जो होता है, यानी F5 जो होता है, वो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के काम आता है। आप उसे दबाए रखते हैं और वो कई बार रिफ्रेश होता रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आध्या का, प्रिंस का, अनुराग का, सबका आ रहा है क्या, F5, और बहुत ही सही आंसर दिया है, F5 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल लिख के दी है, बना के दी है कि F5 कुंजी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश या पुनः लोड करने के लिए, दोबारा से उसको लोड करने के लिए किया जाता है। बाकी जो मैं ऑप्शन में दिए थे, त्रिषा शर्मा नमस्ते, F1 जो है वो हेल्प के लिए, आप देखते हैं कि हेल्प के लिए स्क्रीन खुल जाती है तो वो F1 दबा दिया जाता है। F3 के लिए आप क्या करते हैं, खोज करनी हो, किसी भी चीज की फाइंड करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो हैं ये फंक्शन की कहलाते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, F1, F2, F3, F4, इस तरीके से F12 तक। तो फंक्शन की कितनी होती है, तो आपसे पूछा जाए तो F1 से लेकर F12 तक होती हैं, यानी 12 फंक्शन की होती हैं। एक स्केप की होती है, एक स्पेशल की, यानी कई सारी स्पेशल की होती हैं, जिसमें आप यहां पे येलो कलर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं, अल्फाबेट की है, नंबर की है, और कैलकुलेशन की होती है, और नेविगेशन की हमारे पास में होती है। ये सारी की मैंने आपको यहां पे लिख के दी हैं, आप यहां पे सब चीजों को नोट कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में आपको पता है कि इसी से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, इसी से रिलेटेड क्या कह सकते हैं, ये आर्टिकल इंपोर्टेंट बनते हैं उनसे रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं। गीता आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून, हम लेट हो गए, हाँ जी बिल्कुल हो चुके हैं। तो यहां ठीक है त्रिषा, थैंक यू, अगर आपको मैं हैंडसम लग रहा हूं तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। ये क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 326 की बात कर रहा है, ये किससे संबंधित है। और आपको पता है कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं, और वो राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं। अगर राहुल गांधी इन पे इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 325 से आगे के हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें आपको इन पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अनुच्छेद 326 जो है वो किससे संबंधित है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है भाई। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि ये 325 से स्टार्ट होता है आपका चुनाव आयोग के बारे में, तो हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि चुनाव से रिलेटेड होगा। तो क्या वित्त आयोग चुनाव से रिलेटेड है, क्या फिर ये वयस्क मताधिकार चुनाव से रिलेटेड है, या फिर न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का अधिकार जो होता है ये चुनाव से रिलेटेड है, या चुनाव आयोग का गठन, बिल्कुल है। यानी हमारे पास में जो ऑप्शन बचते हैं वो बी और डी बचते हैं, जहां पर डी कहता है आर्टिकल नंबर 325 की बात करता है, आर्टिकल नंबर 325 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि आपको जो अधिकार दिया गया है 18 वर्ष से ऊपर होने पर आपको मतदान करने का जो अधिकार दिया गया है वो
आर्टिकल नंबर 326 देता है। तो अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 326, क्योंकि यही है जो आपको अधिकार देता है, जो 21 साल को पहले देता था लेकिन अब 18 वर्ष तक के, 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार या वयस्क मताधिकार देने का अधिकार जो देता है वो आर्टिकल नंबर 326 देता है। ठीक है, डी बता रहे हैं सब, वो झूठ बोल रही है। चलिए कोई बात नहीं, झूठ ही सही। ये मैंने लिख के दिया है आपका 315 से 323 के तहत प्रावधान किए गए, ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आर्टिकल 326 आपके बारे में बता दिया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको पता है कि भारत ने चाइना के साथ में मिलके, ब्राजील के साथ में मिलके, रशिया के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया जिसे हम ब्रिक कहा। ठीक है, और ये ब्रिक में कुछ टाइम बाद अफ्रीका भी शामिल हुआ, तब इसे ब्रिक्स बोला गया। अब आपको पता है कि 5 नए देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। जब यहाँ की इकोनॉमी को देखा जा रहा है जो कि बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस वजह से एक ग्रुप अपना अलग ग्रुप बनाता है, और ये ग्रुप जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अमेरिकन डॉलर को काउंटर करने के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है विकासशील देश हैं, हम भी विकासशील देश हैं, और हम विकासशील देश हैं और हमें मदद चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए, वित्तीय मदद के लिए ब्रिक्स संगठन बनाया गया और जिसके तहत एक बैंक बनाई गई, और उसके द्वारा में यहां पे पूछा गया है भाई अगर हमें लोन चाहिए तो हम कहां जाते हैं, तो पता है आप अमेरिका जाओगे। अभी पाकिस्तान खूब अमेरिका घूम रहा है। हमको अगर लोन चाहिए तो हमारे पास में एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स, और इस ग्रुप के द्वारा एक बैंक का निर्माण किया गया जिसे हम एनडीबी कहते हैं। और ये एनडीबी क्या करता है, जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं उनको वित्तीय मदद करने का काम करता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो ब्रिक्स है इसके द्वारा पहल की गई कौन सी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, यानी ऑप्शन नंबर डी की। तो बताइए किसने आंसर दिया है, अनुराग ब्रो का कुछ ज्यादा ही पता है। ठीक है, कुछ त्रिषा शर्मा ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिक्स, जिसके तहत एनडीबी का निर्माण किया गया। और ये एनडीबी का निर्माण कब किया गया, 2014 में किया गया। अब ये मत कह देना कि मोदी सरकार की वजह से किया गया। 2014 में एनडीबी का निर्माण किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन अब इसका नाम जो है एनडीबी है। वित्तीय मदद करने के लिए बनाया गया है, विकासशील देशों को मदद करता है। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, या फिर कहते हैं शंघाई का न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये है आपका शंघाई में। कहां पर है, शंघाई में। आपसे पूछे जाए नए मेंबर भी जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। लेकिन इसके अलावा और कौन से नए मेंबर हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूएई इसका मेंबर बन चुका है, इजिप्ट इसका मेंबर बन चुका है, उरुग्वे इसका मेंबर है, और बांग्लादेश भी इसका मेंबर बना है। ठीक है भाई आज्ञा देने की क्या जरूरत है भाई, यहाँ पे कोई क्लास वैसे थोड़ी ना चल रही कि आप रूम में आके बैठ रहे हो। आराम से पढ़ो, अपने रूम में ही हो, सोते सोते पढ़ लो। ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है पूरा। ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अलावा अरेबिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात्स यानी यूएई, ईरान और इथोपिया जो हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो डिल्मा रूसेफ हैं, क्योंकि यही हैं डिल्मा रूसेफ। ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में जो है वो ब्रिक्स में एनडीबी के अध्यक्ष बने हुए हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2014 में इसके अधिकार 2014 में यहाँ पे नामित किया जाता है और 15 में इसको बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, भाई सोने वाले सोते ही रह जाते हैं, ये बात याद रखना। जो पढ़ रहा है ना उसे जागना पड़ता है, ठीक है। और नींद जो होती है वो भाई जब देखो तब नींद आ जाती है। अगर मैं आज अभी सोना चाहूँ ना, मैं अभी थोड़ा सा लेट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, लेकिन मुझे पढ़ाना है, यानी मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं अपना काम देखूं। अगर आपका काम, अगर उसे आप मान लें एक ड्यूटी मान लें कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे। और जिसे सोने की ड्यूटी मिली है तो वो तो सोएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाने की योजना है। समुद्री संग्रहालय की बात हो रही है, यानी एक म्यूजियम की बात की जा रही है। और आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में
सबसे दक्षिणी शहरों में कोई एक था, तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो कौन सा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में माना जाता है, जहां पर हमें पोर्ट देखने को मिलता है, तो बताइए। थैंक यू भाई अनुराग। तो यहां पे बोला जा रहा है भारत का पहला, जहां पर पहला आ जाए, एक बात याद रखना, हमेशा पहला इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा पहला याद भी किया जाता है। तो जब भी आपसे कभी भी पहला पूछा जाए कि भारत का या विश्व का या हमारा या अपने आसपास का, तो पहला कुछ भी पूछा जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका यहां पे बोला जा रहा है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और इस सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी शहरों में से एक है जिसका नाम है लोथल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंस बता रहे हैं सातवां कौन सा भाई, सातवें का ये भी तो बताओ कौन सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, सबका आंसर आ गया ए ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब भाई आपको मालूम है कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, फोन भी चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, और जब फोन में या मोबाइल में कोई छेड़छाड़ कर दे या फिर हम उसे क्या कहते हैं साइबर फ्रॉड कर दे हमारे साथ में, तो साइबर फ्रॉड करने के बाद में उस पर कौन सी धारा यानी कौन से एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और उसे कितना जुर्माना, कितने साल की सजा होती है और इनमें से वो कैसा अपराध कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। बताइए। कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र का मतलब क्या है, आपने अगर कंप्यूटर का यूज कर लिया, आपने अगर मोबाइल का यूज कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप अगर इसमें छेड़छाड़ करते हैं तो साइबर फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, और इस पर अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आप पर जो कार्रवाई होगी ना वो आईटी एक्ट के तहत होगी, और आईटी एक्ट कभी आया होगा कभी बना होगा उसकी ईयर भी इसमें जोड़ी जाती है, इसलिए आईटी एक्ट 2000 के तहत धारा है एक हमारे पास में जिसका धारा जो है उसका नंबर है 65। तो धारा 65 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप साइबर फ्रॉड में करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 3 वर्ष की तो जेल हो जाएगी। क्या होगा, 3 वर्ष की तो जेल होगी, और इसके अलावा आप पर जो जुर्माना लगेगा ना वो कितना लगेगा, 2 लाख का जुर्माना लगेगा। तो आप यहां पे साइबर फ्रॉड करते हुए पाए जाते हैं तो 3 वर्ष की जेल और 2 लाख जुर्माना लगेगा, और ऐसा अपराध आपका क्या कहलाता है, संज्ञेय अपराध कहलाता है, कॉग्निजेबल कहलाता है, और इस पर आपको बेल भी मिल जाती है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसे जमानती भी कहते हैं, यानी आप इस पर जेल भी पा सकते हैं। तो यहां पर इस वजह से इसे क्या कहेंगे, जमानती कहेंगे, और कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय और जमानती अपराध कहलाता है। तो बताइए आंसर क्या है, 8 का सी बता रहे हैं, कॉपी कर लो भाई, कोई बात नहीं है, बी आंसर होगा। चलिए, अगर आपको जमानत नहीं मिल रही उसमें तो वो गैर जमानती कहलाता है, जमानत मिल गई तो उसे जमानती कहते हैं। ठीक है, वेल मिल जाती है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये ऐसा फीचर्स आया है जिसमें हमने क्या किया, जिसमें सामने वाले को मैसेज कर देने के बाद में हम उस मैसेज को क्या कर देते थे, डिलीट कर देते थे। ठीक है, व्हाट्सएप ने भी ऐसा दिया, टेलीग्राम ने भी ऐसा कर दिया, फेसबुक ने भी ऐसा कर दिया। तो हमारे पास में कई सारे ऐसा चीज हुआ जिसमें हम सामने वाले को मैसेज करते हैं लेकिन हमारा फिर मन बदल जाता है और उस मैसेज को क्या कर देते हैं, या तो डिलीट कर देते हैं या फिर एक ऑप्शन होता है जिसे अनसेंड कहते हैं, या फिर उसे अनसेंड कर देते हैं। तो होता क्या है कि हम उसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं सामने वाले को, सामने वाले को आपका क्या है, आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप फिर भी कह देते हैं, फ्लो फ्लो में कह जाते हैं, और कहने के बाद में आपको लगता है, एक रियलाइज होता है कि यार गलती हो गई हमसे, नहीं भेजना था। फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं होता था, वो चला गया तो चला गया। लेकिन आज के टाइम पे इस बात को समझा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ने, और उसमें क्या किया गया, एक ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, आपसे गलती से भी अगर कोई मैसेज चला जाता है तो आप उसे अनसेंड कर सकते हैं तुरंत ही। तो यही बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी ऐप है कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, आप वो जो मैसेज आपने भेजा है वो नहीं भेजना चाहते हैं, तो वह उसे आप अनसेंड भी कर सकते हैं, जो आपका इसमें से कोई एक होगा। अब ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा किसमें, तो इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाता है, फेसबुक पे मिल जाता है, लेकिन कहीं पर आपको ट्विटर में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा।
या ये आपके लिंक्डइन में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपका किस में आएगा? ऑप्शन नंबर ए में। तो बताइए क्या आंसर ऑप्शन होगा? भाई ट्विटर कहां से हो गया गीता? ट्विटर पे हम किसी से चैट कहां कर रहे हैं गीता? तुम तो नींद में ही, मुझे ऐसा लगता है। चलो ए ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुझे लगता है यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे भी अनसेंड करने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन डिलीट कर सकते हो आप अपने मैसेज को। ठीक है, गलती हो गई है तो वो डिलीट कर लो टेलीग्राम वाला। क्वेश्चन नंबर 10 आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। अब बताओ, प्रयाग प्रशस्ति है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रयाग प्रशस्ति पे जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की विजय के बारे में लिखा हुआ है, उसके इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति किस लिए फेमस है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक हमारे यहाँ राजा हुआ करता था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और इस समुद्रगुप्त में के इतिहास की घटनाओं का वर्णन, यानी इसकी जीत का वर्णन कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, इतिहास की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें एक बात और याद करना कि घटनाओं का वर्णन तो किया गया है, लेकिन लिखने वाला भी तो होगा कोई ना कोई। तो इनका एक दरबारी कवि हुआ करता था, किनका? इनका ही, समुद्रगुप्त का ही। और वो दरबारी कवि कौन हुआ करता था? उनका नाम क्या था? हरिशेन नाम था। हरिशेन ने ही यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और ये समुद्रगुप्त के कौन थे? समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हुआ करते थे। इनके द्वारा यहाँ पर इनके लिए, समुद्रगुप्त के लिए विजय का वर्णन किया गया है, इनके इतिहास का वर्णन किया गया है। और एक स्तंभ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे स्तंभ की प्रशस्ति भी कहा जाता है। इलाहाबाद के किले में स्थित यह स्तंभ है। इसी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कितनों का आंसर है? सर जी आज गलत क्यों हो रहे हैं? मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आपसे गलत क्यों हो रहे हैं, आपका फोकस नहीं है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अनसेंड करने हो, बहुत सारे मैसेज कर दिए हो तो? कोई बात नहीं है, चलिए आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आपको पता है कि हमारे यहां पे भाई लोहा बन रहा है। बनता क्या है? निकाला जाता है। और जब निकाला जाता है, अब उससे क्या करना है? हमें बहुत सारे उत्पाद बनाने हैं, स्टील भी बनाना है। ठीक है, अब होता क्या है? पिग आयरन बनाना है, स्टील बनाना है, तो क्या करें? तो हमारे पास में एक कंपनी है जिसका नाम है सेल। ठीक है, हमारे पास में एक कंपनी, या फिर कह सकते हैं एक हमारे पास में कंपनी जिसका नाम क्या है? सेल नाम है। और सेल को हम क्या कहते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण कहते हैं। और इस प्राधिकरण की स्थापना भी कभी की गई होगी। और इस स्थापना के बाद में यह भी याद रखना है कि भारत की सर्वाधिक उत्पादन करने वाली भी कंपनी बनी थी। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि ये जो कंपनी है निगमित यानी नामित यानी नोटिफाइड कब की गई थी? तो नोटिफाई तो 1973 में की गई थी, लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, एक नोटिफाई करना और एक आपका स्टेब्लिश करना। नोटिफाई करने का मतलब है कि मुझे इसकी जरूरत है, अब मुझे ये बनाना है। स्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि ये बनकर तैयार हो चुका है। तो याद रखना, निगमित या आपका नामित करना 1973 में होता है, लेकिन इसकी स्थापना जो करी जाती है वो 1974 में की जाती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, एक आपका नोटिफाई और दूसरा आपका स्टेब्लिशमेंट। ठीक है, हाँ जी प्रिंस का आंसर। भाई प्रिंस ये बताया करो कि 111 क्या होता है? आंसर बताया करो ना। डी 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 सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने आपको लिख के दिया है सारा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जैसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये क्या है? सेल के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके जो उत्पादक हैं वो कहां पर हैं? संयंत्र कहां पे हैं? भिलाई में है, राउरकेला में है, दुर्गापुर में है। बाकी आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1973 नई दिल्ली मुख्यालय और स्वामित्व का है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये क्या क्या बनाती है? ये बनाती है आपकी स्ट्रक्चरल, रेल, पाइप और पिग आयरन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और ये कहता है कि हमारे यहां पे भाई संविधान है, और संविधान में क्या है? कभी कभी अपडेट करना पड़ता है। और अगर अपडेट करेंगे
तो अपडेट करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि ये कौन से नंबर का अपडेट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं 1951 की तो पहला अमेंडमेंट होता है, यानी पहला संशोधन होता है। और इसी प्रकार से हम 1, 2, 4 जब भी अमेंडमेंट करेंगे तो उस नंबर को हम यहां पे नोटिफाई करते हैं। ऐसा ही हमारे पास में, यानी अपने जो मूल संविधान है उस मूल संविधान के अंतर्गत हमने क्या कर दिया, एक संशोधन किया, 74वीं बार किया, इसलिए इसे 74वां संविधान संशोधन कहते हैं। और जब करेंगे तो उस ईयर को भी जानेंगे, तो 1992 में हो गया। 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए क्वेश्चन से ही। अब बोला जा रहा है कि इसमें ना कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, सॉरी कौन से नहीं, कितने अनुच्छेद जोड़े गए। तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसमें एक भाग जोड़ा जाता है, वो है भाग 9। ठीक है, भाग 9A जोड़ा जाता है। और जोड़ने का मतलब क्या है, हम इसके अंदर का नगर पालिकाओं की बात करते हैं। इससे पहले हम यहां पे पंचायतों की बात कर चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक अनुसूची 12 भी जोड़ी जाती है, और अनुसूची 12B में अनुसूची जो है 12वीं है, और इस अनुसूची 12वीं में हम क्या जोड़ते हैं, 18 आर्टिकल जोड़ देते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कितने आर्टिकल जोड़े गए हैं, 18 आर्टिकल जोड़े गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9A जोड़ा जाता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और 12वीं अनुसूची जोड़ने में हम यहां पे 18 आर्टिकल भी जोड़ते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां पर त्रिशा शर्मा का ही आंसर है, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। भाई आंसर दो, आंसर देने से आपको मालूम पड़ता है कि हमारे यहां पे क्या कमी है। ठीक है, अनुराग कुमार ने भी आंसर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोला क्या जा रहा है कि इन चारों में किसके मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए, फिजिकल डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में बहुत सारे मार्केट होते हैं, यानी एक एफडीआई के बहुत सारे मार्केट होते हैं। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारे पास में बाहर से आया हुआ धन होता है, यानी कोई विदेशी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसे हमने एफडीआई कह दिया। अब इस एफडीआई में क्या होता है कि एक मार्केट है, और उस मार्केट के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसा मार्केट जिसमें एफडीआई तो लग रहा है, दूसरा इसमें क्या है कि तत्काल डिलीवरी चाहिए। अगर मैंने आपको क्या दिया है, अगर मैंने आपको क्या दिया, मनी दिया है, पैसा दिया, तो मुझे अपने पास में जो भी आपके पास जिस चीज के लिए मैंने पैसा दिया है उसकी तुरंत मुझे डिलीवरी चाहिए। और यहां पर अगर तुरंत डिलीवरी चाहिए तो ऐसे बाजार को हम नकदी बाजार कहते हैं, और ये एक वित्तीय बाजार होता है जिसे हाजिर बाजार भी कहा जाता है, यानी स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहां पे जो भौतिक सुपुर्दगी यानी फिजिकल डिलीवरी की जो बात की जा रही है, जो तुरंत दी जाती है, तात्कालिक दी जाती है, जैसा पैसा दिया तुरंत आपको डिलीवरी मिले, इसे हाजिर बाजार या फिर इसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। ये एफडीआई से भी चलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। एक लोकसभा चल रही थी 5वीं, और 5वीं लोकसभा जो चल रही थी उस टाइम पे हमारे पास में क्या होता है कि इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब इमरजेंसी लगाई गई है, तो यहां पर आपसे अगर मैं ये कहूं कि इमरजेंसी लगा दी जाती है 1975-6 में, तो जब 1975-76 में इमरजेंसी का टाइम था, तो अब इमरजेंसी लगा देंगे तो आपका अगर कार्यकाल खत्म होने वाला होगा, उस कार्यकाल को आप बढ़ा लेंगे, और कितना बढ़ा लेंगे यही पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहां पे 1975-76 की बात करते हैं, और आप जो इमरजेंसी लगाते हैं 18 माह की, यानी हम 18 महीने की इमरजेंसी लगा देते हैं भारत में, और 18 महीने की जो इमरजेंसी लगेगी, तो आप एक बात बताइए, हम यहाँ पे कार्यकाल बढ़ाएंगे, और कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। कार्यकाल जो है 1 साल में, यानी 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, अब एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि हमने तो 18 महीने की इमरजेंसी लगाई है, और 18 महीने की इमरजेंसी लगाई है, तो आपका मतलब क्या कहना है कि यहां पर आपका 1 वर्ष भी हो जाएगा और 6 महीने एक्स्ट्रा होंगे, तो
तो आपको फिर से 1 साल का बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार बताइए, 18 महीने की इमरजेंसी है और 1 वर्ष में तो 12 महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, आपने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा दी कितने महीने की? 18 महीने की। आपके पास में एक बार में केवल 1 साल बढ़ाने का मौका है। अब 18 महीने बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप अगली बार में जैसे ही 1 साल हो जाएगा उसके बाद फिर 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। तो यहां पर 2 बार यानी 2 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। या इसका मतलब है कि एक बार में 1 वर्ष, फिर दूसरी बार में दूसरा वर्ष, तो टोटल वर्ष हमारे कितने टाइम लिया? हमने 2 बार का टाइम लिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अब 15 कहता है कि हमारे यहां पे उत्तर प्रदेश में क्या करना है? इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। अब कॉलेज की जरूरत, उत्तर प्रदेश बन चुका है, क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है, इंजीनियरिंग करनी है, लोगों को इंजीनियर बनाना है, बीटेक कराना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ा? उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना पड़ा। और वो कॉलेज क्या था? उस कॉलेज का नाम था मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है 1961 में। कब की जाती है इसकी स्थापना? 1961 में की जाती है। अब 1961 में की जाती है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के तहत। ठीक है। तो कब यहां पे क्या होगा? इसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि इस किस जिले में स्थापित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? भैया आप लोग आंसर दीजिए, क्यों नहीं आंसर आ रहे हैं? आप लोग कम से कम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में तो पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आंसर होने चाहिए। ठीक है। तो आपको पता चलना है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ओपन किया गया था। 1961 में इसकी स्थापना की जाती है और 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में इसको मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के रूप में जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? मोतीलाल नेहरू कॉलेज आज के टाइम पे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे है कि आपको पता है कई सारी हमारे यहां पे क्या लिखी जाती हैं? आत्मकथाएं लिखी जाती हैं। और आत्मकथा का मतलब क्या है? कि खुद के द्वारा लिखी गई है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी वो आत्मकथा कहलाती है। तो यहां पर आपको क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक प्रकार की आत्मकथा है। और अगर आत्मकथा है तो इन चारों में से कोई ऐसा होगा जिसने खुद के बारे में लिखा होगा। तो जल्दी से बताइए कितने लोगों को पता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो किसकी आत्मकथा है? बाकी का मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया। ये इनकी आत्मकथा कहलाती है। अगर आपसे बोला जाए सुभाष चंद्र के बारे में तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्ट्रगल लिखा गया। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए। 50-50 की लाइफलाइन मैंने आपको दे दी यहां पे कि सुभाष चंद्र के द्वारा स्ट्रगल लिखा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है 1925 से 1929 के रूप में यहां पे प्रकाशित की जाती है और ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है तो उनका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू तो उनके द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिव्यांशी ने आंसर दिया ए, स्टडी लाइफ गीता कह रहे हैं महात्मा गांधी। बिल्कुल एमजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आपको एक बात मालूम है कि आप खाना खाते हैं, बिल्कुल खाते होगे, सब लोग खाते होगे, कोई दिमाग भी खाता होगा इनमें से। ठीक है। अब दिमाग खाना तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर हम खाना खाते हैं और खाना खाएंगे किसके द्वारा खाएंगे? मुंह के द्वारा। खाना कहाँ जाएगा? हमारे फूड पाइप से होते हुए पेट में जाता है। सबके पेट में ही जाता है, कहीं और तो नहीं जाता। आमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, जिसे हम पेट कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें HCl मिल जाता है। HCl खाने को क्या कर देता है? यानी आमाशय में
जो खाना है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, आमाशय में HCl मिल जाता है, खाना कैसा हो गया, एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक खाना कहाँ जाएगा, एसिडिक खाना आपकी छोटी आंत में जाता है, यानी आमाशय के बाद खाना कहाँ जा रहा है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जाएगा, खाना कैसा है, एसिडिक है, क्या वो छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल पहुंचा सकता है। इसलिए छोटी आंत में यहां पर एक जूस मिल जाता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। क्या आंसर, बाइल जूस मिलता है जिसे हम पित्त रस के नाम से जानते हैं। अब ये पित्त रस क्या करता है, ये आपका बेस नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है, और आप जानते हैं कि एसिड के साथ में अगर बेस मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एक न्यूट्रल या फिर कह सकते हैं एक सॉल्ट बनता है। और वो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, और इसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आपको पता चल गया पित्त रस क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा खाने को। अब खाने में छोटी आंत में बाइल जूस मिला, और इसके अलावा एक जूस मिलता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ये खाने में क्या करते हैं, ये खाने को पचाने का काम करता है। तो अब ये बाइल जूस जो मिल रहा है ये लीवर के द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, बाइल जूस जो है लीवर के द्वारा निकलता है, लीवर के द्वारा बाइल जूस निकला। और ये स्टोर कहां पे होता है, तो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। किसमें होता है, गॉल ब्लैडर में। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहीं से अब क्या होगा, ये छोटी आंत में पहुंचाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोग इसका क्या बता रहे हैं, इसका मोस्टली आंसर आपको डी लग रहा होगा, लेकिन पित्त रस जो होता है वो निकलता आपका लीवर से है, लेकिन स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और आपको यह भी पता होगा कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस कहां जाता है, लीवर उसमें जाता है, छोटी आंत में। लेकिन कभी कभी गॉल ब्लैडर में क्या हो जाती हैं, स्टोन हो जाती हैं, और स्टोन होने की वजह से गॉल ब्लैडर बाहर कर दिया जाता है। तब जो बाइल जूस है वो पित्ताशय के माध्यम, यानी पित्त रस जो है वो किसके माध्यम से जाएगा, वो यहां पर लीवर के माध्यम से सीधा जाता है, डक्ट के माध्यम से। इसलिए आपसे बोला जाता है ऐसी खाना ना खाएं जो भारी हो, यहां पर ज्यादा ऑयली खाने की मना कर दिया जाता है जब गॉल ब्लैडर बाहर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए बाकी आपको मैं बता दूं कि ये आपका क्या है, ये आपका बॉडी है, और बॉडी के बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सब क्या है, यहाँ पर ही आपका आमाशय होता है, यहाँ पर ही आपका क्या होता है, यहाँ पर ही लीवर मिलता है, यहाँ पर ही अग्नाशय मिलता है, यहीं पर आपकी छोटी आंत होती है, यहीं पर आपकी बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये क्या है, ये ईसोफेगस के द्वारा, ये आपका स्टमक, और ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये लीवर कहलाता है। ठीक है, और इस लीवर के नीचे ये आपको थैलीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली संरचना, ये संरचना क्या कहलाती है, गॉल ब्लैडर कहलाती है, जो मैंने आपको अलग से निकाल के दी है। ये पूरा लीवर, और लीवर के नीचे धसा हुआ ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। और इस गॉल ब्लैडर में कौन जमा हो जाता है, बाइल जूस जमा हो जाता है, और इस डक्ट के माध्यम से किस में जाएगा, ये छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप यह समझें, पित्त रस पित्ताशय में जमा जरूर होता है, निकलता लीवर से है, जाता छोटी आंत में। सारी चीजें समझें, पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है, निकलता लीवर से है, पहुंचता कहां पर है, छोटी आंत में, और काम इसका छोटी आंत में ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है यहां पे, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको बताया हमारे यहाँ पे जितनी भी हेरिटेज साइट होती हैं उनको क्या करता है, हमारे यानी वर्ल्ड में भी कहीं पर अगर हेरिटेज साइट है प्राचीनतम रूप से, अगर वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि न्यूज़ में है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी इमारतें बनी हों, या फिर वो प्राचीन रूप से फेमस हो, महत्वपूर्ण हो, तो उसे हेरिटेज साइट में रखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, मुगल साम्राज्य के द्वारा। अगर ये से यहाँ पर मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था, एक बार इसे क्या किया गया, मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया। क्या बनाया गया, मुगल साम्राज्य की राजधानी। बसाया कब गया था, तो आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी बना था 1571 में, तो राजधानी कब बना होगा,
1571 में। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी 1571 से लेकर 75 तक ये रही थी और ये 1571 में बना था। और यहाँ पर ही फतेहपुर सीकरी के अंदर ही दीवाने खास, बुलंद दरवाजा आप देखते होंगे, पंचमहल देखते होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी सुनते होंगे, जहां पे गाना सुना होगा आपने, किसी एक फिल्म में गाना भी है इस पर, वो याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं है। यहां पे बोला जा रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर में कब इसे शामिल किया जाता है, तो 1986 में शामिल किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फतेहपुर सीकरी को, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के द्वारा बनाई गई एक राजधानी थी। और यहाँ पे बहुत सारी इमारतें बनी हैं इसके अंदर, जिसके अंदर दीवाने खास भी बना हुआ है, जिसके अंदर बुलंद दरवाजा भी है, जिसके अंदर पंचमहल भी है, जिसके अंदर जोधा भाई का महल भी बना हुआ है, और यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है, इसलिए इसे हेरिटेज साइट में काउंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नीति आयोग के बारे में आप सभी जानते होंगे। पहले हमारे यहाँ पे योजना आयोग हुआ करता था। अब योजना आयोग का काम क्या था कि वो योजनाएं बनाता था, प्लान बनाता था, और 5 साल के लिए बनाता था, इसलिए उसे 5 ईयर प्लान कहते थे, पंचवर्षीय योजना कहते थे। और हमारे यहाँ पे योजना आयोग हो गया खत्म 2014 में। मोदी सरकार आती है, योजना आयोग को खत्म कर देती है और एक नया आयोग बनाती है जिसे नीति आयोग कहते हैं। और नीति आयोग भी यहाँ पे क्या करता है, सलाह देने का काम करता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें सलाह देने का काम करता है, नीति बनाने का काम करता है। और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो कि शिक्षा को बढ़ाना है, गरीबी को कम करना है, उस विकास में हेल्प करता है। सारे विकास कार्यों में हेल्प करने का काम नीति आयोग, और एक प्रकार का थिंक टैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब को होती है, 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या कर दी जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। स्थापना कर देंगे तो हमें क्या बनाने होंगे, हमें बनाने होंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष के साथ साथ हमें यहाँ पे उपाध्यक्ष भी बनाने होंगे, और उपाध्यक्ष के साथ साथ हमें यहाँ पे सीईओ बनाने होंगे। और ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। तो मैं बताता हूँ सीईओ कौन है, तो आप कहेंगे BR सुब्रमण्यम जो है वो इसके सीईओ हैं, वर्तमान सीईओ BR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी जो हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं। लेकिन यहां पे अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन, नरेंद्र मोदी। तो इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, नरेंद्र मोदी। तो इसलिए इसके अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन नंबर डी। किसका आंसर सही है, 1 जनवरी 2015। दिव्यांशी ने बताया सुमन बेरी, गीता बता रही है प्राइम मिनिस्टर, त्रिशा से बता रही है 1 जनवरी 2015, और 19 का आंसर डी है, बिल्कुल सही है। सबके आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज बता दूं कि ये नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये PM यहाँ पे अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये आपके वाइस चेयरमैन है जिनका नाम सुमन बेरी है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है BR सुब्रमण्यम, जो नीति आयोग के CEO हैं। क्या करता है, क्या है नीति आयोग, ये मैंने आपको पूरा डेटा यहाँ पे लिखा है, ये बताया है, पूरी इमेज आपको लगा के दी है, जिससे आपको चीजें समझ में और अच्छे तरीके से आए और यहाँ पर बेस्ट चीजों को जान सको। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट ही लिखी हुई हैं, ये आपको बताता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 20 आता है। हम लोग जो हैं सबसे आगे जिसमें निकले वो थी जनसंख्या। जनसंख्या इतनी बढ़ाई कि आज हम नंबर 1 पहुंच चुके हैं। अब नंबर 1 पहुंचे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरफ आयु रखा और एक तरफ हमने बताया लिंग का वितरण, ठीक है। यानी हम क्या बता रहे हैं, एक तरफ में हम एज बता रहे हैं और एक तरफ में हम बता रहे हैं उसका सेक्स क्या है, यानी वो मेल है या फीमेल है। तो इन दोनों सदस्यों की यहां पे अगर हम वितरण करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक इमेज बन के निकल के आती है। क्या क्या बन के आती है, एक इमेज निकल के आती है। और वो इमेज जो निकल के आएगी वो इन चारों में से कौन सी इमेज होगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे आई थिंक करते रहिए, मैं आपको बता देता हूं बाकी का। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हम मेल और फीमेल में यहाँ पे क्या करते हैं, मेल और फीमेल को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में एक प्रकार की आकृति इस तरीके से बनती चली जाती है, ठीक है। यानी एक तरफ हमने मेल लिए, एक तरफ फीमेल लिए, नीचे से हमने क्या बताया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है। नीचे आप क्या बता रहे हैं, मैंने ऐसे बताया, चलो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या किया, एक डिवाइड कर दिया इस तरीके से, इस साइड मैंने क्या किया, मेल लिए, एक साइड लिए मैंने फीमेल को, ठीक है। और आप यहां पे देख पा रहे हैं इस तरफ हमने क्या कर लिया, एक तरफ हमने ले ली एज को, यहां पे एज बढ़ेगी, यहां पे मेल की पॉपुलेशन बताएगा, यहां फीमेल की पॉपुलेशन बताएगा, और जितनी जितनी एज होगी उस हिसाब से यहां पे मेल की फीमेल की पॉपुलेशन बनती जाएगी। तो मैं क्या बता सकता हूं, ये मैंने मेल और फीमेल की पॉपुलेशन बताई, आगे बढ़ेंगे फिर मेल और फीमेल की पॉपुलेशन बनी होगी, यानी ये एज के अकॉर्डिंग बनेगी, और इसी तरीके से क्या चलती चली जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पे एक आकृति बनके तैयार हो जाती है, और ये आकृति आपको कैसी दिखेगी, एक पिरामिड के टाइप की दिखेगी, और यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि इसे जनसंख्या का पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या का पिरामिड कहते हैं। ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जहां पर जनसंख्या को वितरण किया जाता है आयु के आधार पर, या फिर लिंग के आधार पर, या फिर हम क्या कहेंगे यहां पे मेल और फीमेल के आधार पर। तो ये सारी जो हैं ये किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये मैंने बताया एज, इस तरफ एज रहा है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ मेल और फीमेल रहा है, यानी लिंग वितरण किया है। तो ये जो आकृति बन रही है कैसी बन रही है, एक पिरामिड के आकार की बनती है। देखो ये बुर्ज खलीफा टाइप का बन गया है, क्या है, एक पिरामिड है, और यही क्या कहलाता है, जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, जब हम सदस्यों को आयु और लिंग के आधार पर वितरित करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई एग्जाम्स में आपको मैं बता भी चुका हूं, और कई सारे जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसी के अंदर ये आया हुआ है, और पीवाईक्यूज में भी बहुत बार पूछा गया। ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। पूछा क्या जा रहा है, बंगाल विभाजन की बात की जा रही है। बंगाल का विभाजन होता है, और बंगाल का विभाजन होने के साथ साथ फिर एक आंदोलन छिड़ता है जिसे हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं। यानी बंगाल का विभाजन क्या कहलाता है, बंग मतलब होता है बंगाल, और भंग मतलब होता है विभाजन करना। ठीक है, बंगाल को विभाजित कर दिया, भंग कर दिया, उसे बंग भंग बोला, और इसके लिए हमने क्या किया, एक आंदोलन करना स्टार्ट किया, तो उसे हमने बंग भंग आंदोलन कहा। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। एक तरफ आपका क्या होता है, एक तरफ ईस्टर्न बंगाल होता है, एक तरफ वेस्टर्न बंगाल होता है, और यहीं पर आप देखते हैं जो ईस्टर्न बंगाल है आज बांग्लादेश बना हुआ है, लेकिन ये इस टाइम पे विभाजन नहीं हुआ है, ये तो आपका इंडिया में ही हुआ था। और यहां पर होता क्या है, यहां पर जो वायसराय हैं ये किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये प्रशासनिक चीजों को और बढ़ाना चाहते थे, प्रशासनिक मजबूती चाहते थे, जिसकी वजह से ये विभाजित करते हुए चले जा रहे थे, और इनकी था ये विभाजन करना, इनकी नीति थी। इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर जमीनों का भी विभाजन किया, इन्होंने लोगों का भी विभाजन किया, फूट डाला, और ये इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर आपसे पूछा जाए शासन किसका हुआ करता था, तो उस टाइम पे वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, बंग भंग आंदोलन करते हैं, और इस विभाजन को प्रेशर के कारण एक इतना दबाव पड़ता है कि 1911 में इसको क्या कर दिया जाता है, 1911 में वहां पर विभाजन जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। बाकी मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये पूरा मैंने घटनाक्रम यहां पे दिया है आपको, कि पार्टीशन कैसे किया जाता है, इस तरफ वेस्ट बंगाल, इस तरफ ईस्ट बंगाल। ठीक है, ये पार्टीशन किया। 1930 में यहां पे प्रस्ताव रखा गया था, 1905 में विभाजन की घोषणा कर दी गई, 1905 में ही क्या होता है, इसका बहिष्कार होना स्टार्ट हो जाता है, और 1905 में यहां पे औपचारिक यानी जो विभाजन किया गया था वो 16 अक्टूबर से लागू हो जाता है, और 1911 में क्या होता है, 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। सारी चीजें हमको समझ में आई, हाँ बिल्कुल सही है। गीता, दिव्यांशी ने बताया बी आंसर, त्रिशा का बी आंसर, गीता का लॉर्ड कर्जन, दिव्यांशी बता रही है 1905, बिल्कुल सही है। 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे औपचारिक रूप से लागू हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 20 जुलाई को क्या हुआ था, इसकी आधिकारिक घोषणा होती है, यानी आप यहां पे याद रखना 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है, और 16 अक्टूबर 1905 को यहां पर औपचारिक रूप से विभाजित कर दिया जाता है, और 12 दिसंबर 1911 को विभाजन रद्द भी कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे घटनाक्रम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो क्वेश्चंस आपको पता चल चुके हैं, और यहाँ पे मैंने सारा कुछ एनालाइज करके आपको चीजें समझा दी हैं। अब आप बताइए कि आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सच बताना कि जितने लोगों ने वास्तव में आंसर दिए हैं उन लोगों ने 20 कितने क्वेश्चन थे,
21 थे, तो 21 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं और आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी कमी है, मेरे अंदर क्या इंप्रूव करना है, मुझको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने किस चीज में कमी की है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने आपको यहां पे बता दिया, क्लास खत्म हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा मेरे अलावा भी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे रीजनिंग की क्लास चलती है जो सुबह 7 बजे, 12:30 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, और शाम को आप 8 बजे मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं, और 9 बजे यहाँ पे आप हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं शाम को। गीता ने बताया मेरे 16 सही हुए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर 21 में 16 आप जीएस में जा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 21 में 16, 17, 18 इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो आप एक अच्छी तरीके से अपने आप में इंप्रूव कर रहे हैं, और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप 12, 13 या 10 के आसपास हैं तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको और अच्छे से टॉपिक को समझने की जरूरत है। इसी वजह से ये क्लासेस आपके लिए बनाई गई हैं। दिव्यांशी ने बताया मेरे 4 में से 3, बहुत लेट जुड़े हो, 4 ही हुए। चलो, बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया था जिसका नाम है चाणक्य बैच, जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ है। और आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। कल यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं, भले ही कल ना आए, ये एक प्रकार से एक न्यूज़ की खबर है। न्यूज़ में बताया गया है कि 1-2 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपको पता है ये बैच जो है 599 का है, लेकिन रक्षाबंधन स्पेशल की वजह से इसमें R50 का डिस्काउंट किया गया है, यानी आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप यहां पे R50 कोड यूज करते हैं। ये बैच आपको 299 में मिल जाएगा। और इस बैच में खासियत यह है कि आपको यहां पे जीएस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी, आपको यहां पे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी, जो कि आपको बोनस अंक दिला सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए, इसको खरीदने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? हमारी एप्लीकेशन पे। ये कहां मिलेगी? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आप बाकी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पे बाई एससी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप ये लोगो देख लेंगे, बाई एससी ऐप सर्च करना है, वहां पे लोगो दिख जाएगा। फिर इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, कुछ डिटेल आपको देनी होंगी, डिटेल के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन के बाद में हमारा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे हमारा बैच, पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ यहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है सर जी, 100 में 90 सही होंगे तो यूपीएसआई में मिल जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, अगर आप 100 में 90 जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। ये नाइस सेशन सर। आपकी क्लास ऐप पर कब स्टार्ट हो चुकी होंगी? हमारी क्लासेस ऐप पर स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको मैं बता दूं, यूपीएसआई का बैच हमारा बहुत स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पुराना बैच नहीं है, नया बैच है। आप इस नए बैच को एनरोल कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा बैच है जो वास्तव में एक यूपीएसआई के लिए ही बनाया गया है, यूपीएसआई को टारगेट करते हुए बनाया गया है। और आपको पता है कि हमारे साथ में एक साथी हैं जिनका नाम केके है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो हैं, इनके द्वारा आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दिया जाएगा, जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है आपका यादविंद स्मार्ट क्लासेस, आप वहां जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सुरजीत कुमार, आप बहुत लेट हैं, इतने लेट हैं कि आप कल के लिए बहुत जल्दी आ गए। आज की क्लास में इतने लेट हैं, क्लास खत्म हो गई है, लेकिन कल की क्लास के लिए आप सबसे जल्दी आ चुके हैं, आज ही आ चुके हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे 12:30 बजे रोजाना, जो कि आपके यूपीएसआई के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइजेशन चलता है। अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और इन्हीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनते हैं उनको यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर आते हैं इसी टाइम पर 12:30 बजे, तब तक मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।